स्वागत है आपका। कैसे सभी आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पीछे के लेक्चर आप देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। और आज का जो हमारा नया टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। मनुष्य की रक्त परिसंचरण तंत्र प्रणाली क्लोज टाइप की होती है, बंद होती है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। क्लोज से तात्पर्य इतना सा है कि इसमें नलिकाएं होती हैं, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनमें रक्त बहता है। ह्यूमन हार्ट होता है जो पूरी तरफ से बंद होता है चारों तरफ से, इसीलिए इसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। बहुत सारे ऐसी इंसेक्ट वगैरह होते हैं जिनमें खुले टाइप का रक्त परिसंचरण पाया जाता है, ओपन टाइप का होता है, तो ऐसा कुछ भी यहां देखने को नहीं मिलता है। मनुष्य के शरीर में अगर हम देखें तो ह्यूमन हार्ट की बहुत बड़ी महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। इट इज जस्ट लाइक अ पंपिंग ऑर्गन, बट ये पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है, एक तरह से ट्रांसपोर्ट करता है। जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती हैं चीज़ें, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम ह्यूमन हार्ट का होता है। इसीलिए इसकी केयर करना बहुत ही आवश्यक होता है। मनुष्य का हार्ट एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। आप देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको, बंद मुट्ठी की तरह होता है। और ये राइट साइड की ओर थोड़ा सा टिल्ट होता है। बंद मुट्ठी होती है और राइट साइड की ओर थोड़ा सा टिल्टेड होता है। तभी जो इसका निचला हिस्सा होता है, ये जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स में जो लेफ्ट साइड का लंग होता है उसकी तरफ जाके वो झुक जाता है। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट लंग राइट लंग के कंपेयर में थोड़ा सा नीचे होता है। वो रीज़न इसके पीछे यही था क्योंकि वहाँ पर हार्ट का चैम्बर होता है, वहाँ पर ह्यूमन हार्ट होता है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा नीचे की ओर झुका होता है। ह्यूमन हार्ट जो है, इसका मुख्य रूप से कार्य क्या है? पूरी बॉडी को ब्लड फ्लो करना, पोषक तत्वों का संचार करना हर जगह पे, यानी पूरी बॉडी में टिप टू बॉटम पोषक तत्वों को ले जाना, प्लस अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जो बॉडी में डिफरेंट टाइप की डाइजेस्टिव या फिर अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा निकलते हैं, उन सभी को, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी पूरी बॉडी में संचरण करना, इसका प्रमुख कार्य होता है। और इस कार्य को करने के लिए ह्यूमन बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 प्रमुख चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, जिसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट होता है ब्लड, रक्त को पढ़ना है। दूसरा है हार्ट, हार्ट को आपको पढ़ना है। थर्ड है ब्लड कैपिलरीज, जिसमें आर्टरीज एंड वेन्स आती हैं ब्लड कैपिलरीज में। और जो फोर्थ वन पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है लसीका, या जिसे लिम्फ कहते हैं, उसका भी एक अलग उपयोगिता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको अध्ययन करनी है। तो आइए आरंभ करते हैं। जो पहली स्लाइड है हमारी, इसके बारे में रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया गया है कि क्या है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको बताने से पहले आप यहाँ का स्क्रीनशॉट या आप नोट भी कर सकते हैं चीज़ों को। मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें और। मनुष्य का जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 60 to 100 टाइम्स बीट करता है। हार्ट बीट जो होती है सामान्य अवस्था में अगर हम देखें तो वो 72 टाइम्स अप्रॉक्सीमेट पर मिनट होती है। 1 मिनट में 72 बार जो है हार्ट बीट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो कम ज़्यादा भी होती है। ठीक है, कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है, डिपेंड करता है। स्लीपिंग कंडीशन में कम हो जाती है। जब आप कुछ ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो हार्ट जल्दी जल्दी ब्लड फ्लो करता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी बनाने के लिए जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, तो इसीलिए वो वेरी करता है। तो मैंने बताया 60 to 100 के बीच में होती है। दूसरी बात रही, ह्यूमन हार्ट का जो एक सामान्य वेट होता है 300 ग्राम के आसपास होता है। जो नेक्स्ट आपको समझना है, इसमें धमनियाँ, सिराएं यानी धमनियाँ, आर्टरीज, वेन्स, और इनका मुख्य कार्य क्या है? ब्लड का पोषक तत्वों को पूरी बॉडी में ले जाना, खनिज, हार्मोन्स को ले जाना। मैंने बताया था इंडोक्राइन सिस्टम में कि डायरेक्ट हार्मोन जो होते हैं ये ब्लड में ही फ्लो होते हैं और टारगेट ऑर्गन में रिसेप्टर तक पहुंचते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, परिसंचरण तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो ये भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ से भी जो प्रश्न बन सकते हैं, मैं आपको एक और प्रश्न बताना था। अभी हाल ही में एक ओपन हार्ट सर्जरी का केस हुआ था, तो उससे रिलेटेड था। ह्यूमन बॉडी का सबसे पहली बार जो ओपन हार्ट सर्जरी थी वो विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी, इसीलिए इन्हें ओपन हार्ट सर्जरी का जनक भी कहा जाता है।
विलियम हार्वे। परिसंचरण तंत्र के प्रमुख घटक जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है, तो सबसे पहले हार्ट आपको पढ़ना है। आपको मैंने बताया कि हार्ट क्या है, एक बहुत ही पावरफुल मांसपेशी होती है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का कार्य करती है। ऐसे ही ब्लड ब्लड क्या है, ये एक तरल माध्यम है जिसमें ऑक्सीजन और पोषक तत्व जो है वो लाने ले जाने के लिए उसमें घुले रहते हैं, उन्हीं को वो कैरी करता है। रक्त वाहिकाएं जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये आप देखिए 3 तरह की मुख्य रूप से होती हैं। इसमें धमनी जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं, आर्टरीज में मुख्य रूप से प्योर ब्लड बहता है, और जो वेन्स होती हैं मुख्य रूप से इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। आर्टरीज में जो होती है उसमें एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको डायग्राम में। पल्मोनरी आर्टरी में जो है इम्प्योर ब्लड रहता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वहीं पर पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो ये थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। इसके बाद कैपिलरीज होती हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज ये फाइन डक्ट कैपिलरीज होती हैं, बहुत महीन होती हैं, जो कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए, या हार्ट के ऊपर एक जाल नुमा जो लंग्स होते हैं उसके ऊपर भी फैली होती हैं पूरी तरह से। तो ये ब्लड कैपिलरीज बहुत महीन होती हैं, बहुत पतली नलिकाएं होती हैं। लास्ट में फोर्थ वन जो आपको पढ़ना है, लिम्फ या लसीका पढ़ना है। ये भी एक रंगहीन कलरलेस होता है जो अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में प्रतिरक्षा प्रणाली की हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है, ये इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी हेल्प करता है। तो ये तो 6 चीजें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। देखिए, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। और वीडियो लेक्चर जो मैं ले रहा हूँ इस सीरीज़ में आप अध्ययन नहीं किए हैं तो ज़रूर जाके पीछे अध्ययन करिए, सारे वीडियोस देखिए। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड मैं एक एक टॉपिक क्लियर कर दूंगा आपकी। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको ज्योग्राफी, स्टार्ट करूंगा ज्योग्राफी से अध्ययन, मैप से पढ़ाऊंगा, सारा कुछ आपको तैयार करवा दूंगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, पहले तो इसको अच्छे से समझ लीजिए ह्यूमन हार्ट के डायग्राम को, कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। और पहले तो पूरा ये डायग्राम देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि पूरा ह्यूमन हार्ट आप अच्छे से समझ जाएंगे, और बहुत सारे इससे प्रश्न जो पुटअप हो सकते हैं उनमें आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वी विल स्टार्ट। तो दोस्तों, ह्यूमन हार्ट एक्चुअली में इससे रिलेटेड क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। जस्ट अ मिनट दोस्तों, ठीक है। तो ये ह्यूमन हार्ट आप देख रहे हैं, ह्यूमन हार्ट ये 4 चैम्बर्ड होता है। आप देखिए, इसमें मैं आपको बता भी देता हूं, मनुष्य का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। मनुष्य का हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, लाइक दिस। और देखिए, मैंने अभी आपको बताया था टिल्टेड होता है, तो देखिए एक तरफ को थोड़ा सा टिल्टेड है। ये वाला जो पोर्शन है नीचे का, ये देखिए आपके लेफ्ट साइड पे जो है वो थोड़ा सा घुसा हुआ है अंदर की ओर। इसीलिए जो यहाँ पे लंग्स होता था, मैंने बताया आपको कि लंग्स जो है ह्यूमन बीइंग के, जो लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट और ये राइट, जो लेफ्ट वाला लंग्स होता था वो, क्योंकि हार्ट यहाँ पे ऐसे टिल्टेड होता है, तो वो राइट की ओर जो ये घुसा हुआ पार्ट है वो इस लंग्स को थोड़ा नीचे कर देता था। तो इसीलिए मैंने आपको वहां पर भी एक्सप्लेन किया था और बताया भी था इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। इसके बाद ये, इनके बारे में मैं आपको और चीजें बता दूं कि ये देखिए जो आउटर कवरिंग आपको दिख रही है ना दोस्तों, ये आउटर कवरिंग और ये डबल लेयर होती है यहाँ पे, लाइक दिस। इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है यहाँ पे, और इस लिक्विड को कहते हैं पेरी कार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड।
और जो ये बाहर की लेयर होती है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। कहीं भी आपको कार्डियक शब्द समझ सुनाई दे या कहीं भी आपको दिखे तो आप डायरेक्ट उसका मतलब समझ जाइएगा, इसी हार्ट से रिलेटेड है। और मैं आपको एक और बता देता हूं, एक होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एक टर्म ये भी बहुत यूज होता है, कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ही हम रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, आप ध्यान रखना। तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन हार्ट में, इस स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। तो मैंने बताया ये 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है और इनकी लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। इसको जो ऊपर वाला है इसको, यानी ये हमारा जो देखिए ऐसे ऐसे खड़े होंगे तो एक लेफ्ट और एक राइट, दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इधर का जो है ये राइट ऑरिकल या आर्ट्रियम, मैं हिंदी में या तो लिख देता हूं, आप लोग को समझने में भी आसानी रहेगी। जो इंग्लिश वाले हैं वो बच्चे तो लिख ही लेंगे उसमें। तो ये है हमारा। अच्छा एक और बात, इसमें अलिंद और निलय ये भी होते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखना, बट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं यहाँ पे। तो इसको कहते हैं राइट, क्योंकि राइट में है तो इसे कहते हैं राइट आर्ट्रियम। और ये जो है हमारा, दिस वन इज लेफ्ट आर्ट्रियम या ऑरिकल भी कहते हैं। दिस वन इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपने देख लिए, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्ड हो गए आपके। मैंने बताया पेरिकार्डियम, यहाँ पर ये लेयर होती है, इनर पेरिकार्डियम एंड आउटर पेरिकार्डियम। ये बाहरी है और ये अंदर की है, दोनों के बीच में ये फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड करता क्या है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, उसकी सुरक्षा करता है धक्का लगने से, इन्फेक्शन से और भी बहुत सारी चीज़ों से। तो इसका टोटल वर्क यही होता है, टू प्रोटेक्ट द हार्ट। इसके बाद ये आपने देख लिया जो मेजर, और मैंने बताया कि इसका प्लेस क्या होता है। तो ये लंग्स के बीच में, ठीक है, लंग्स के बीच में अवस्थित होता है और थोड़ा सा जो है लेफ्ट साइड होता है, रिमेंबर। अब यहाँ पे जो मेन बात है इसके स्ट्रक्चर की वो देख लीजिए, ये ब्लू कलर और रेड कलर, दो तरह की कुछ यहाँ पे आपको ये नलिकाएं दिख रही हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो एक ब्लू कलर की नलिका दिख रही है इसको क्या कहते हैं, तो ये है सुपीरियर वेना केवा या कावा भी कहते हैं इसको, सुपीरियर वेना केवा, इसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। ये ब्लू रंग की इसलिए है क्योंकि इसमें जो ब्लड आता है ये ब्लड को रिसीव करता है, और वो भी कैसा होता है ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड से तात्पर्य है कि ब्लड में इम्प्योर ब्लड होता है वो, यानी ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, तो उसी को कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं, इसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद एक यहां पे आप देखिए, ये भी ब्लू रंग का दिख रहा है और इसको कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा वो हो जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी समझने पर फोकस रखिएगा, वो आप समझ जाएंगे तो आपके कोई भी प्रश्न छूटेंगे नहीं परीक्षा में। कोई भी परीक्षा हो जहां विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो
इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। दरअसल ये वेना केवा क्या करती है, ह्यूमन बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं अपर बॉडी के, वहां से ब्लड को रिसीव करती है। और इंफीरियर वेना केवा जो ब्लड है वो लोअर बॉडी पार्ट्स के ब्लड को रिसीव करती है। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद या सारे लाइफ प्रोसेस के बाद जो ब्लड बना, यानी जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं, वो इसी ब्लू कलर वाला जो आपको दिख रहा है, इसीलिए डिफरेंट कलर दिखाया गया है, ये रिसीव करता है ब्लड अपर बॉडी से। ये कहाँ से रिसीव करेगा, अपर बॉडी से। ये अपर बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है। वहीं पर ये जो है ये लोअर बॉडी से। अब क्लियर हो गया होगा आपको। और ये रिसीव कहाँ, ये ब्लड आएगा कहाँ पे, राइट ऑरिकल में आएगा, इसमें ब्लड आ जाता है। और जब इसमें ब्लड भर जाता है तो फिर आप ध्यान दीजिएगा, ब्लड भरने के बाद यहाँ से ब्लड कहाँ पे जाता है, तो राइट वेंट्रिकल में जाता है। ब्लड यहाँ से डायग्राम में देखिए ऐसे यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाता है। एक वॉल लगा होता है दोस्तों यहाँ पे, और उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, ये एक वॉल यहाँ पे लगा होता है, ट्राइकस्पिड वॉल। खुलना बंद होना आपको पता ही है। ये एक तरह का यहाँ पे ढक्कन या दरवाजा मैं कह सकता हूँ, जिसमें 3 आपको पंख जैसे निकले होते हैं, वो बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, फ्लैप होते हैं, ढक्कन होते हैं। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल यहाँ पे लगा होता है। अब ब्लड यहाँ से आकर यहाँ आ गया, यहाँ पे कहाँ, राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद अब देखिए ये ओपनिंग दिख रही है आपको, दिख रही है यहाँ से, ये देखिए दिस वन। और यहाँ पर भी ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बने हुए हैं ढक्कन टाइप के। फिर उसके बाद ब्लड यहाँ पे आने के बाद इधर फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करने के बाद ये यहाँ से निकलेगा, ये अब देख लें। और इसे बोलते हैं, दिस इज पल्मोनरी, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये देख रहे हैं आप, ये पल्मोनरी आर्टरी है। यहाँ से ब्लड जाएगा और ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा लंग्स में जाएगा, ह्यूमन बींग्स के लंग्स में जाएगा। और लंग्स में जाकर क्या होगा, ये इम्प्योर ब्लड होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड होता है। यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो वहाँ पर मैंने श्वसन तंत्र में आपको बताया था कि किस प्रकार गैसेस का एक्सचेंज होता है। वो डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है, और डिफ्यूज़न प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो जाता है। वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, वो कहाँ होता है, इन्हीं लंग्स में होता है। और लंग्स के ऊपर आपको पता ही है फाइन डक्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और वो ब्लड को वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहाँ से वापस ले आती है। अब इसके बाद ये आपने देखा पल्मोनरी आर्टरी, और इसके नीचे आप देख रहे हैं ये 2, देखिए यहाँ पे ओपनिंग दिख रही है, और इधर भी ये 2 ओपनिंग दिख रही है। ये जो है, दीज आर द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन्स है यहाँ से। अब यहाँ पे जो ब्लड आएगा वो यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा और पल्मोनरी वेन से होते हुए फिर कहाँ पे आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड, मैंने इसको क्या बताया था, लेफ्ट ऑरिकल। इस लेफ्ट ऑरिकल में फिल हो जाएगा। प्रोसेस समझ में आ रहा होगा आपको, फिर से मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, आप समझ लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें फिल हो जाएगा। किस में फिल हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में फिल हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि ब्लड प्योर हो गया, इसीलिए रेड कलर दिख रहा है आपको। अभी तक यहाँ ब्लू कलर दिख रहा था, इसीलिए क्योंकि ब्लड इम्प्योर था। अब प्योर हो गया है, ऑक्सीजनेटेड हो गया है, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ से ये इसमें आएगा, यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें आएगा। आप देखिए ऑरिकल हमेशा छोटा है, देखिए, और वेंट्रिकल बड़े बड़े से हैं। वो रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि मुख्य काम इन्हीं का होता है।
भाई इसको क्या करना है, इसको लंग्स में भेजना है इसका काम, और इसको क्या करना है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पूरी बॉडी में भेजता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ब्लड फिर यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, यहाँ पर भी फ्लैप लगे होते हैं, यहाँ पर भी वॉल लगा होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये भी वॉल होते हैं और इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल। ठीक है, ये पल्मोनरी वॉल है। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि ब्लड किस में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। दोस्तों ध्यान देना, इसमें फिल हो गया, जब ब्लड इसमें भर गया, अब ये ब्लड क्या करेगा टू होल बॉडी। ये देखिए, एक आपको दिख रही है जो रेड कलर की, ये इसको बोलते हैं एओर्टा, इसको बोलते हैं एओर्टा। आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज का जब एक बड़ा, बहुत बड़ा सा रूप होता है, उसे एओर्टा कहा जाता है, दिस वन। ठीक है, तो एओर्टा है ये, और ये क्या करेगा, ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसी से इसकी ओपनिंग अटैच होती है। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, दिस वन। तो ये ओपनिंग अंदर से होती है और ऐसे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इस पे ब्लड भर गया, फिर उसके बाद प्रेशर के साथ एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है, पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है ब्लड, जो कि प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो पूरी बॉडी में चला जाता है। यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया बार बार दोहराती रहती है। तो मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें, जैसे क्या था कि ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, इसको मैंने कहा सुपीरियर वेना केवा, ये नीचे ब्लू वाला इंफीरियर वेना केवा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है बॉडी से, जो इम्प्योर ब्लड होता है। सेम इंफीरियर वेना केवा भी क्या करता है, लोअर बॉडी पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड होता है उसे रिसीव करता है, और सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट से रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड फिल होता है, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड फ्लो होके कहाँ पे आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, माफ करना, राइट ऑरिकल में फिल होता है, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से फिर वो सीधे पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। फिर लंग्स से प्योर होने के बाद जब यहाँ पर CO2 एंड O2 इन दोनों का चेंज हो जाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाता है, तो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो फिर से कहाँ पे आता है, पल्मोनरी वेन में आता है, और लेफ्ट ऑरिकल में फिल हो जाता है। लेफ्ट ऑरिकल से फिर कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के माध्यम से पूरी बॉडी में सारे पार्ट्स तक पहुंचता है, पूरी बॉडी में। तो ये तो मैकेनिज्म हुआ हार्ट का, किस तरह से वर्क करता है, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के हार्ट में लब डब की जो ध्वनि होती है वो किस कारण से उत्पन्न होती है। तो एक बात आप समझ लेना, जो ये वॉल्व लगे होते हैं ना, ट्राइकस्पिड। अच्छा, एक बार बताना भूल गया था, यहाँ पे दो फ्लैप होते हैं, इसे बाइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है, बाइकस्पिड। तो ध्यान देना, इधर ट्राइकस्पिड होता है और इधर बाइकस्पिड होता है। ये रेलवे में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा कि जो ट्राइकस्पिड होता है वो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, जबकि बाइकस्पिड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होता है। यानी लेफ्ट साइड होता है बाइकस्पिड और राइट साइड होता है ट्राइकस्पिड। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि ज्यादातर लोगों का जो सीधा हाथ होता है वो ताकतवर होता है, और जो बायां हाथ होता है उसमें कम पावर होती है, आप कभी भी नोटिस करिएगा। तो इसी तरह ज्यादा ताकत मतलब 3 ट्राई, और कम ताकत मतलब बाई यानी 2। ठीक है, तो इसमें कम ताकत, तो लेफ्ट और राइट को ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत मैंने देखा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो मत कंफ्यूज होइएगा। तो ये वॉल्व ध्यान रखना है आपको। और एक मैंने बात प्रश्न बताया आपको कि लब डब की जो ध्वनि होती है वो इन्हीं वॉल्व के खुलने और बंद होने के कारण होती है। हृदय में जो कंपन या हार्ट बीट होती है वो कैसे होती है, तो वो एक इलेक्ट्रिक कंपन होता है जो कि ब्रेन और जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनके बीच में समन्वय होता है, और वही इसी मैकेनिज्म में ये पंपिंग का कार्य होता है। तो एक वो भी आप प्रश्न ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये ह्यूमन हार्ट को, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। आप एक बात समझ लीजिएगा कि ह्यूमन का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये बहुत सारे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसको आप टाइम वेस्ट मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आप ड्रॉ भी कर लीजिएगा तो बहुत इजीली आप चीजों को समझ जाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट स्लाइड। ये थोड़ा सा आप इसको भी समझ लीजिए, यहां से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। देखिए एक होता है डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन बींग्स की बॉडी में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या डबल सर्कुलेशन देखा जाता है। डबल सर्कुलेशन अभी मैंने जो आपको समझाया है ना पूरा वही चीज है डबल सर्कुलेशन, लेकिन इसको आप अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप सेव भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए डबल सर्कुलेशन समझने के लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझ लीजिए। देखिए ह्यूमन हार्ट था, हार्ट हालांकि ऐसा नहीं होता है, वो प्रतीकात्मक रूप में है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और हार्ट का फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कहते हैं ना मैं आपको दिल से पसंद करता हूँ या दिल से मैं ये बात कह रहा हूँ, तो हार्ट का फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता है। हार्ट इज जस्ट लाइक अ पंपिंग ऑर्गन, जैसे पंप होता है बस पंप का काम उसका करना होता है, बस दैट्स इट, उसका और कोई काम नहीं होता है। और जो फीलिंग्स वगैरह का होता है वो सब हार्मोनल और हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, तो वो अलग चीज़ हो गई। अब लेकिन मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन हार्ट, हार्ट में क्या हुआ कि एक सिस्टमिक सर्किट है ये और एक पल्मोनरी सर्किट है। सिस्टमिक सर्किट दैट मीन्स ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, और जो पल्मोनरी सर्किट है वो लंग्स से रिलेटेड होता है, यानी वो लंग्स की तरफ फ्लो होता है, और सिस्टमिक यानी बॉडी की तरफ फ्लो होता है। तो देखिए ह्यूमन बॉडी में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, हम चलते हैं, फिरते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम करते हैं, डाइजेशन प्रोसेस होता है। उन सभी प्रक्रियाओं में ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऊर्जा के निर्माण के बाद बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जैसे कि और भी बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि बनते हैं। डाइजेशन के बाद देखा यूरिया वगैरह निकलता है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस डाइजेशन में मैंने बताया भी था आपको, वो एक अलग चैप्टर है। तो वो सभी अपशिष्ट पदार्थ, क्योंकि ब्लड क्या है, ब्लड एक तरह का कैरियर होता है। कैरियर मतलब लाने ले जाने का जो काम करता है, जैसे साइकिल में कैरियर लगा होता है, सामान ढोते हैं, ऐसे ही ब्लड भी शरीर का एक तरह का कैरियर होता है, जो कि क्या करता है कि वन प्लेस से दूसरी प्लेस, या यूँ कहें कि वो चीज़ों को जहाँ ले जाना है सुटेबल प्लेस तक ले जाता है। तो ब्लड यहाँ क्या हुआ, देखिए ब्लू रंग की लाइन क्या है, तो यहाँ से ह्यूमन बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऐसा ब्लड जिसमें कि CO2 की अधिकता थी, तो वो ब्लड आया, और वो कहाँ किसने रिसीव किया, हार्ट ने रिसीव किया, ठीक है, हार्ट ने रिसीव किया। फिर हार्ट ने उसको कहाँ भेज दिया, उसको लंग्स में भेज दिया। देखिए हार्ट ने रिसीव किया, उसको लंग्स में भेज दिया। अब लंग्स में वो खून जाके क्या हो गया, प्योर हो गया। यहाँ पर इम्प्योर था क्योंकि CO2 था, वो जाके वहां प्योर हो गया। यहाँ पर भी CO2 है, यहाँ पे प्योर हो गया। अब जब प्योर होके निकला तो इसमें किसकी अधिकता थी, O2 की, O2 की अधिकता थी। हार्ट ने उसको फिर रिसीव किया, और उसके बाद फिर उसको पूरी ताकत से पंप किया और पूरी बॉडी में उसको फैला दिया जहां पर उसको जाने की जरूरत थी, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत हमें हर सेकंड जरूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ही हम ऊर्जा बना पाते हैं, और ऊर्जा होगी तो हम काम कर पाएंगे चीजों को। तो यही प्रोसेस जो है, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें दो चीजें हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे फुसफुसी परिसंचरण, जैसे इंग्लिश में पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और एक दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये दो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। ओके, सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। परिसंचरण तंत्र के कार्य क्या होते हैं, यानी इसका जो इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, क्या क्या इसके फंक्शन है। तो सबसे पहला फंक्शन जो है परिवहन के लिए, मैंने आपको अभी उतनी देर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कैरियर की तरह काम करता है। ऑक्सीजन को लाना ले जाना, ग्लूकोज, हार्मोन्स आदि को अंगों तक पहुंचाना, बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं उन सभी तक पहुंचाना, प्लस अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन के लिए भी जरूरी होता है। जो विषैले पदार्थ होते हैं, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, जो विषैले पदार्थ होते हैं उनके निष्कासन के लिए भी जरूरी होता है। अब विषैले पदार्थों में देखिए यूरिया भी आ जाता है,
बॉडी में बनता ही आपको, यूरिन फिल्टर होने के लिए किडनी में जाता है, देखा होगा आपने। तो यूरिन फिल्टर होने के लिए किडनी में जाता है, फिर वहाँ पे फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद जो प्योर ब्लड होता है वहाँ से निकलता है, वो फिर भेज दिया जाता है कहाँ पे, भेज दिया जाता है उसको बॉडी के अदर पार्ट्स में। जस्ट अ मिनट। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि स्लाइड में थे दिस वन, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थों की। तो अपशिष्ट पदार्थ में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, यूरिया वगैरह है, विषैले पदार्थ जो होते हैं, और फेफड़ा और गुर्दों तक ले जाना होता है, क्योंकि यूरिया आपको पता ही है गुर्दे यानी जिसे किडनी कहते हैं वहाँ पर फिल्टर होती है, और वो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, और वही कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक जाती है, लंग्स से हम लोग उसको सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए होता है कि श्वेत रक्त जो कोशिकाएं होती हैं उनके माध्यम से शरीर को प्रोटेक्ट करना, इम्यून सिस्टम को बनाना, वो भी इसी के थ्रू। तापमान नियंत्रण, टेम्परेचर बैलेंस के लिए भी जरूरी होता है ये। तो ये इसके कुछ फंक्शन है। इसके बाद स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट थोड़ा ब्लड को समझ लेते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्लड एक प्रकार का टिश्यू है, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और ब्लड जीवित ऊतक है जो शरीर में तरल रूप में बहता है, सेमी, थोड़ा सा गाढ़ा लाल रंग का होता है, सेमी सॉलिड कह सकते हैं उसको। शरीर की परिवहन प्रणाली है ये एक प्रकार से पूरी। रक्त के जो मुख्य घटक हैं और उनके कार्य हैं, तो मुख्य रूप से ये दो भागों से बना होता है, जिसमें कि प्लाज्मा होती है जो कि 55%, और रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो 45% होती हैं। कोशिकाओं में WBC, RBC ये सब आ जाएंगी, ठीक है, प्लेटलेट्स वगैरह। लेकिन 55% जो प्रमुख रूप से है वो क्या है, 55% प्लाज्मा है, और रक्त कोशिकाएं 45% है। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का जो है वो तरल पदार्थ होता है, और इसमें 90% पानी होता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया था। 90% पानी होता है, और बाकी में प्रोटीन, हार्मोन और अदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। प्रोटीन, हार्मोन और भी अलग पदार्थ होते हैं जो कि रेजिडुअल होते हैं। इसके बाद जो RBC यानी जिन्हें रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, इन्हीं रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, मैं लिख देता हूं, इन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है इनको। और इसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का ये वर्णक है, हीम वर्णक होता है इसमें, और ग्लोबिन प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन बनता है जो कि ये इसी की वजह से लाल रंग होता है रक्त का। और इसका जो मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मुख्य रूप से कैरी करने का काम करता है। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, या फिर आप रोक के आप जो है पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा समय क्योंकि मैं इसमें नहीं दूंगा। इसके बाद देखिए WBCs इम्यून सिस्टम के लिए होती हैं, ये हमारे शरीर के सैनिक होते हैं, और इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने में WBC का जो है अहम रोल होता है। वाइट ब्लड सेल्स इनको कहते हैं हम, ठीक है। इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स, और ये ल्यूकोसाइट्स होती हैं। एक ब्लड कैंसर शब्द सुना होगा आपने, तो उसमें होता क्या है कि जो WBC होती हैं उसको, इनका नंबर बहुत ज़्यादा हाई कर जाता है। WBC का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कैंसर का मतलब ही यही होता है कि ब्लड सेल्स जो होगी वो मल्टीप्लाई होने लगेंगी, यानी WBC जो है वो बहुत मल्टीप्लाई होने लगती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 लाइक दिस। तो फिर क्या होता है कि वो ल्यूकोसाइट्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसी को कहते हैं हम फिर ल्यूकेमिया। ये एक डिजीज है, इसी को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर इसी नाम से, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी को ब्लड कैंसर हो जाता है। वो प्लेटलेट्स देखिए, तो प्लेटलेट्स का काम मुख्य रूप से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना होता है। ब्लड क्लॉटिंग में आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, चलिए इसको पहले फिनिश कर लेते हैं फिर समझाता हूँ, तो और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा आपका। तो प्लेटलेट्स जो होती हैं रक्त का थक्का क्लॉट जमाने में मदद करती है, जिससे कि खून बहना जो होता है वो रुक जाता है। अब रक्त के जो कार्य हैं मैंने अभी बताया, गैसों का परिवहन करना, यानी क्योंकि ब्लड जो होता है वो फ्लो होता रहता है तो उसको परिवहन करता है, ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हेल्प करता है। पोषक तत्व पहुंचाता है, जो भी पाचन के द्वारा जब डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना
जो है पचता है, पचने का क्या अर्थ है कि अवशोषण, पोषक तत्वों को सोख लेना, और वो सोखेगा कौन, इसी ब्लड में ही आएंगे वो सारे के सारे, चाहे प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, वो सब ब्लड में आ जाएंगे, और पोषक तत्वों को फिर पूरी बॉडी में जहाँ जरूरत हो वहाँ अंगों तक ले जाना। तापमान नियंत्रण, शरीर के टेम्परेचर बैलेंस में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट अप्रॉक्सीमेट वो होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अपशिष्ट निष्कासन, यूरिया ये बहुत ही खतरनाक सब्सटेंस है जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, और अन्य कचरे को किडनी वक्र तक पहुंचाता है। जो यूरिया बनती है वो अलग अलग जितना भी, यानी यूरिया फिर फिल्टर कहाँ होगी, तो ये किडनी में फिल्टर होगी, और वहीं से फिर वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी। सुरक्षा के बारे में मैंने बताया कि ये भी एक तरह का इम्यून सिस्टम क्रिएट करता है जो कि कीटाणुओं से ह्यूमन बॉडी की रक्षा करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ेंगे और रक्त समूह को थोड़ा सा देख लेते हैं, और ब्लड क्लॉटिंग को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं इसी स्लाइड में, तो दैट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। देखिए ब्लड क्लॉटिंग है क्या। ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहले प्लेटलेट्स का महत्वपूर्ण रोल होता है। मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले प्लेटलेट्स की भूमिका होती है, और प्लेटलेट्स करती क्या है, प्लेटलेट्स दरअसल करेंगे क्या कि जैसे ही चोट लगी एक तरह का ये लेयर बना लेती है, ऊपर से एक लेयर बना लेती, बहुत ही पतली लेयर होती है, गुच्छे की तरह लेयर होती, धागे की तरह लेयर होती। कैसी, ऐसी ऐसी बहुत पतली सी एक लेयर बना लेती हैं। इससे होता क्या है, जहां पर कट लगा हुआ है, ये चोट लगी हुई है, उसके ऊपर लेयर बन जाने से ब्लड थोड़ा सा हल्का रुकने लगता है, गाढ़ापन आ जाता है और रुकने लगता है वहां पे, जैसे ही का वर्क होता है। इसके बाद एक थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये एक रसायन निकलता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक रसायन निकलता है, ठीक है, जहां पे चोट लगती है वहीं पे रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड से। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है, और इसी में कैल्शियम जब मिल जाता है, ध्यान देना, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये जब चोट लगती है तो एक रसायन निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और यहां पर ध्यान देना कि कैल्शियम की भी मदद होती है, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम की मदद से जो प्रोथ्रोम्बिन ये एक तरह का प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम जब मिलते हैं तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होता है जो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ध्यान देना यहाँ पे कि जैसे ही थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ तो थ्रोम्बिन काम क्या करेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो घुलनशील होती है ब्लड में, जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, फाइब्रिन में। ये होती है घुलनशील, और ये होती है अघुलनशील। तो जैसे ही ये ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ, यानी फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ, अघुलनशील प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ, तो एक नेट की तरह पूरा जाल बन जाता है, और वो जो जाल होता है फिर ब्लड को पूरी तरह से क्लॉट कर देता है, यानी थक्का बन जाता है रक्त का, और खून बहना बंद हो जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये ब्लड क्लॉटिंग। अदरवाइज अगर ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो लगातार रक्त बहता रहे और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो खून जमने का ये इंपॉर्टेंट, यानी प्लेटलेट्स की भूमिका मैंने बताया। फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स का सक्रिय होना, ये जो मैंने बताए हैं ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की मदद से क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर वहीं पर थ्रोम्बिन किसकी मदद से, के, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम नेप्थोकिनोन है, या फिलोकिनोन भी कहते हैं क्योंकि उसी के डेरिवेटिव्स हैं। तो नेप्थोकिनोन विटामिन के की मदद से जब ये फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक,
आई होप ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आप इसको अपनी देखिए समझना जरूरी होता है, नोट्स भी बनाते रहिए, जो भी मैं कुछ बोलता हूँ सब इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तो ये रक्त क्लॉटिंग आपने देख ली। रक्त समूह के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। देखिए मनुष्य में मुख्य रूप से 4 प्रकार का ब्लड पाया जाता है, ठीक है। और रक्त की जो खोज की थी लैंडस्टीनर ने की थी, लैंडस्टीनर ने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर इनका पूरा नाम था, कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। प्लस रक्त समूह की खोज किसने की थी? इन्होंने ही की थी, ठीक है। दोनों के खोजकर्ता यही हैं, इसके बारे में जो एक्सप्लेन किया था इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो ए बी और ओ ये होते हैं 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। इसी के साथ प्लस और माइनस आर एच फैक्टर लगा होता है, ठीक है। आर एच फैक्टर के बारे में बताऊं तो आर एच फैक्टर के बारे में भी इन्होंने एक्सप्लेन किया था। और आर एच फैक्टर रीसस नामक बंदर में सबसे पहली बार ये फाइंड आउट किया गया था, इसीलिए उसके जो आगे के 2 अक्षर थे उनको ले लिया गया, 2 लेटर्स को, और आर एच फैक्टर बता दिया गया। जिसमें आर एच फैक्टर जिस ब्लड में होता है उसे पॉजिटिव कहते हैं, और जिस ब्लड में आर एच फैक्टर नहीं होता है उसे नेगेटिव कहा जाता है। तो इन्हीं को देखते हुए इन सभी में पॉजिटिव और नेगेटिव लग गया, यानी ए में भी 2 होंगे, एक ए में जिसमें आर एच फैक्टर होगा वो पॉजिटिव और जिसमें नहीं होगा वो नेगेटिव। तो ए प्लस भी होगा और ए माइनस भी होगा, बी प्लस भी होगा, बी माइनस भी होगा, ऐसे ही ए बी प्लस होगा और ए बी माइनस होगा, ऐसे ही ओ प्लस और ओ माइनस ये भी होंगे। तो ये तो बात हो गई। इसके बाद 2 पॉइंट ये है कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है और यूनिवर्सल रिसेप्टर किसे कहा जाता है। क्योंकि वो होता है कि ये ओ निगेटिव जो होता है ये सभी को ब्लड दे सकता है, कोई भी हो, जितने भी ब्लड फैक्टर ये ब्लड के ग्रुप हैं इन सभी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर इसीलिए कहा जाता है। लेकिन ओ निगेटिव ध्यान दीजिएगा, ओ पॉजिटिव नहीं। यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है? ए बी प्लस, ए बी पॉजिटिव, ये रिसेप्टर है, ये सबसे ले सकता है, ये जितने हैं ये सब इसको दे सकते हैं, रिसीव कर लेगा वो, ठीक है। लेकिन ध्यान देना निगेटिव नहीं, ए बी नेगेटिव नहीं, ए बी पॉजिटिव रिसेप्टर होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप ये क्लॉटिंग का मैकेनिज्म भी आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने जो चीजें बताई वो भी पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये मैंने कुछ टर्म्स लिखे, इनको समझा देता हूँ थोड़ा सा, परीक्षा में पूछे गए हैं। सबसे पहला विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, मैंने बताया किस प्रकार से वो हेल्प करता है। कैल्शियम और विटामिन के दोनों। विटामिन के का मैंने बताया था वैज्ञानिक नाम नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन होता है, ये है, इसको बोलते हैं नेप्थोक्विनोन, माफ करना, नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन, क्योंकि उसी के डेरिवेटिव्स हैं तो बोल देते हैं वो, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। अच्छा, कैल्शियम की भी मैंने आपको बताई थी अभी क्या इंपॉर्टेंस है ब्लड क्लॉटिंग में, है ना। किसके साथ ही कॉम्बिनेशन बना के आगे वर्क करता है ना, मैंने बता दिया। सीरम जब कहीं से चोट लग जाती है तो जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है उसके बाद देखो एक पीले रंग का एक द्रव निकलता है, स्लाइमी सब्सटेंस निकलता है चोट के ऊपर, और वो जो होता है एक्चुअल में इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये सीरम हेल्प करता है। हिपैरिन एक तत्व है जो कि ब्लड में पाया जाता है, और ये जैसे खून बाहर आते ही जम जाता है ना, अंदर क्यों नहीं जमता है उसके पीछे कारण ये है, यही हिपैरिन। ये हिपैरिन खून को नलिकाओं में जमने से रोकता है। शरीर के अंदर जो नलिकाएं हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, उनमें खून ना जमे उसके लिए हिपैरिन काम करता है। हीमोफीलिया एक प्रकार की ये बीमारी है, अनुवांशिक रोग है, और हीमोफीलिया वाला जो व्यक्ति होता है उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, चोट लगने के बाद ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, कंटिन्यू खून बहता रहता है, ठीक है। तो ये एक हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। तो आज का ये जो लेक्चर था आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इसके बाद में और भी लेक्चर स्टार्ट करूँगा 1 बाय 1। आप परेशान मत होइए, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सामान्य अध्ययन से रिलेटेड या कोई भी, तो वो पढ़ते रहें, सारे लेक्चर उनके कंप्लीट करवा देंगे। बाकी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा, जाके वहाँ पे आपको लेक्चर मिलेंगे, आप अध्ययन करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।